Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic is diversifications of agricultural activities. देखो अभी हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम्स क्या है, मार्केटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, गवर्नमेंट ने उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेजरमेंट्स किए हैं, तो इन सब के बारे में हमने अभी स्टडी की। लेकिन अकेले एग्रीकल्चरल्स को करने से ही हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है और बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, सभी किससे अंगेज है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से अंगेज है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर सभी के पास क्या है, एक एग्रीकल्चर एक ऐसा सोर्स है जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो उनकी जो लेवलीहुड है उसको क्या रोजी रोटी है उसको क्या कर सकते हैं, वो अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी उनके पास क्या है, कुछ और एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो इसी एग्रीकल्चर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन इट मींस कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है रूरल पर्सन को इसके साथ साथ कुछ और भी वर्क करने के लिए क्या है, जिससे वो क्या कर सकें, अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकें और वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। तो क्या होता है, ये कहता है देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। देयर इज अ ग्रेटर रिस्क, क्या है, बहुत ज्यादा रिस्क है इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। इट मींस मतलब लाइवलीहुड्स के लिए फार्मिंग एक्टिविटीज के ऊपर जो क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं। रिस्क इसमें बहुत ज्यादा क्या हो रखा है, रिस्क हो रखा है। टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन टू रूरल पीपल्स, टू प्रोवाइड जो हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का, ये प्रोवाइड करती है प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस, एक आजीविका का रोजी रोटी कमाने का एक दूसरा ऑप्शन टू रूरल पीपल्स। कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का, कि उसके रीजंस क्या है, किस रीजन से हम उसका डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। फर्स्ट तो क्या है कि इसके अंदर क्या है रीजन, कि लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो फार्मिंग के ऊपर ही क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। फर्स्टली तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ रहा है। ये क्या है, इसके रीजन है, क्या है ये रीजंस फॉर डाइवर्सिफिकेशन, कि इस रीजन से क्या कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा कि जो हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं इससे क्या होगा कि जो रूरल पीपल्स हैं उनके पास अपनी रोजी रोटी को कमाने का एक दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, जिससे वो क्या कर सके, अपनी लाइवलीहुड से, या फिर हम ये कहें कि उस इकोनॉमी के अंदर वो सरवाइव कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या, ये तो रीजंस थे कि इसलिए हमने डाइवर्सिफिकेशन किया एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, क्या फायदे होंगे डाइवर्सिफिकेशन के। फर्स्ट इज टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट तो ये है कि इससे हमें क्या मिल जाएगा, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट क्यों, क्योंकि किसके अंदर, एक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर, फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो कैसा होता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है। इट मींस सोइंग के टाइम बहुत ज्यादा हमारे पास वर्क मिलेगा और कल्टीवेशन के टाइम काम मिलता है, बाकी टाइम हम कैसे होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। बट अगर इसका क्या कर दिया जाए, डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, मतलब फार्मिंग एक्टिविटीज से नॉन फार्मिंग के ऊपर हम शिफ्ट होंगे, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारे वर्क होते हैं जिसमें हमें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि डे टू डे की अर्निंग अर्न करने के क्या मिल जाते हैं, सोर्सेज मिल जाते हैं। तो ये कैसा हो गया, हमारा बेनिफिट्स हो गया कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। दूसरा, टू अनेबल देम टू अर्न हायर लेवल ऑफ इनकम, ये हमें क्या बना देता है, टू अनेबल देम मतलब उन्हें क्या करेगा, अनेबल बनाएगा, योग्य बनाएगा, टू अर्न हायर लेवल ऑफ इनकम, की इनकम का जो लेवल है वो क्या करो आप और भी ज्यादा हायर करो। कैसे, क्योंकि क्रॉप फार्मिंग के अंदर केवल उन्हें क्या मिलते हैं, लिक्विड प्राइस मिल जाते हैं, कभी नहीं मिल पाती। लेकिन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जैसे वो करेंगे, लाइक एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, ठीक है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर्स है, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज है, फिर
डेयरी है, फिशरीज है, इसके अंदर उन्हें क्या मिलता है, डे टू डे वर्क मिल जाता है और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वो हायर लेवल ऑफ इनकम बहुत ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। मतलब फार्मिंग तो करेंगे साथ साथ नॉन फार्मिंग उनकी बेटर तरीके से हो सकती है। फिर टू अनेबल रूरल पीपल्स, ये एबल करते हैं, योग्य बनाते हैं रूरल पीपल्स को टू ओवरकम पॉवर्टी, क्या करने के लिए, पॉवर्टी को ओवरकम करने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, एंड अदर ट्रबल्स, और जो मुसीबतें होती हैं या पॉवर्टी की, गरीबी की जो मुसीबत होती है उनको कम करने के लिए क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसकी, फार्मर्स की। तो देखो इसके कितने बेनिफिट हुए कि एम्प्लॉयमेंट, देखो पुअर पर्सन, रूरल एरियाज के पर्सन के सामने मेन प्रॉब्लम्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट की है, कि मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, वो बेरोजगार है। अगर फार्मिंग से नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो क्या मिल जाएगा, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा उन्हें। जैसे कि सपोज उन्होंने क्या किया, डेयरी की, फिशरीज का वर्क किया, तो उन्हें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, अच्छे रोजगार मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, जब उन्हें अच्छा गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, हायर लेवल ऑफ इनकम, ज्यादा से ज्यादा इनकम को क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। जब अच्छी इनकम को अर्न करेंगे तो रूरल पर्संस की जो पॉवर्टी, जो गरीबी है, अदर ट्राइबल जो उनकी अदर मुसीबतें हैं वो क्या हो जाएंगी, बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ओवरकम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये क्या हो गए डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स, रीजंस एंड बेनिफिट्स, कि रीजन क्या थे और हमारे उसके फायदे क्या हैं। अब ये टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इस डाइवर्सिफिकेशंस के टाइप्स क्या हैं। डाइवर्सिफिकेशंस के टाइप्स में फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो आप क्रॉप प्रोडक्शंस कर रहे हो ना उसका डाइवर्सिफिकेशंस कर दो। सेकंड, डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं उनका क्या करो आप, डाइवर्सिफिकेशंस करो। क्या डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसका डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है। सपोज एक फार्मर है, पूरी एक साल के अंदर केवल उस लैंड से एक ही फसल उगाता है, इट मींस द फार्मर लिव्ड ऑन सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम। जो फार्मर है वो अभी भी किसके ऊपर विश्वास कर रहा है, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर, कि मुझे पूरी साल में केवल एक ही क्रॉप उगानी है। बट उसे क्या करना होगा, अब उसे शिफ्ट करना होगा सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब कि एक क्रॉप के साथ साथ मल्टी क्रॉपिंग, मतलब एक साथ वो बहुत सारी क्या करें, क्रॉप्स को उगाए, जिससे क्या होगा, उसके पास अदर इनकम के भी क्या हो जाएंगे, सोर्सेज हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शंस में डाइवर्सिफिकेशंस इन्वॉल्व अ शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड ग्रेन टू कैश क्रॉप। ये कह रहा है कि जो भी फार्मर सब्सिस्टेंस पर्पस से क्या कर रहा है, क्रॉप को उगा रहा है, इट मींस फूड ग्रेन, केवल व्हीट और राइस उगाता है, इसके अलावा कुछ नहीं उगाता अपनी लैंड में। तो क्या करना है, उसे कैश क्रॉप को भी उगाना होगा। फॉर एग्जांपल उसे किसको अपनाना होगा, हॉर्टिकल्चर्स को, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फिर फ्लावर्स हैं, उनकी क्या करे, वो फार्मिंग करे, कैश क्रॉप हो जाएगी। बहुत जल्दी वो क्रॉप्स क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है, मतलब रेडी फॉर मार्केट से, वो मार्केट पे सेल होने के लिए रेडी हो जाती है, जिससे क्या मिलेगा, फार्मर को बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पर जो क्रॉप है, जो क्रॉपिंग पैटर्न उसे चेंज करना होगा, फूड ग्रेन से कहाँ, कैश क्रॉप के ऊपर जाना होगा। जबकि फूड ग्रेन है, जो फूड ग्रेन क्रॉपिंग है वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है। इट मींस शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। फार्मिंग, फार्मर है उसको क्या करना होगा, अपने आप को शिफ्ट करना होगा सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कहां, कॉमर्शियल फार्मिंग। जो हमारा रूरल फार्मर है वो आज भी किस चीज पे बिलीव करता है कि मैं जो उगाऊंगा वो मेरे परिवार का गुजारा चल जाएगा, मेरा चल जाएगा, मेरे रिलेटिव्स का चल जाएगा, बस इनफ, इतना ही करता है। बट उसे क्या करना होगा, मार्केट पर्पस से भी क्रॉप उगानी होगी। इट मींस सरप्लस प्रोडक्शंस करना होगा। जब सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शंस होगा तो सरप्लस का मतलब क्या होता है कि टोटल आउटपुट ऑफ फूड ग्रेन माइनस रिक्वायर्ड आउटपुट फॉर फैमिली एंड जो भी इसके रिलेटिव्स हैं उनको माइनस कर दो। जो बच गया वो किसके लिए है, मार्केट के पर्पस से। इट मींस मार्केट में जब सेल होगा तो फार्मर को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो वो क्या हो गई, उसकी कैश क्रॉप। समझ आ गया कि उसने क्या किया है कि फूड ग्रेन से कैश क्रॉप पर क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया। क्लियर हुआ। सेकंड इज, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज स्टिल डोमिनेटेड बाय सब्सिस्टेंट फार्मिंग। इंडिया में एग्रीकल्चर अभी भी किसका डोमिनेटेड है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इट मींस सिर्फ अपने लिए ही क्या
करते हैं लोग, फार्मिंग करते हैं, मतलब अपने लिए और रिलेटिव्स के लिए बस, इससे ज्यादा वो फार्मिंग नहीं करते। एंड फार्मर गिव प्राइम इंपोर्टेंस टू केयर्स इन द क्रॉपिंग सिस्टम। वो केवल क्या करता है, जो भी हमारे व्हीट है, राइस है, इन्हीं चीजों को क्या करता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे गेहूं चावल उगाने हैं या फिर जो मेरे बेसिक नीड्स है मैं उसको उगाऊंगा, उसके अलावा मैं प्रोडक्शंस नहीं करूंगा। तो वो सबसिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। तो उन्हें क्या करना होगा, सबसिस्टेंस फार्मिंग की बजाय कैश क्रॉपिंग को ध्यान में रखना होगा। क्लियर हो गया। फिर है मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। थर्ड क्या है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। जो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है, क्योंकि मैंने भी कहा था कि एक फसल से बहुत सारी फसल को तैयार करना, इट मींस एक साथ, जैसे हम कई बार देखते हैं कि खेत में क्या है, वहां पे दालें भी उगाई जाती है, सरसों भी उगाई जा रही है, उसका कुछ और डाल दिया जाता है, या फिर हम ये कहें गेहूं, जौ और तिलहन, मतलब एक साथ उसकी क्या कर ली जाती है, खेती कर ली जाती है, उसको हम बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। एक साथ क्या करना, उसी फॉर्म के अंदर काफी क्रॉप्स को उगा देना, वो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है। रिड्यूस, ये रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा किसको, द डिपेंडेंस ऑफ फार्मर ऑन वन और टू क्रॉप्स। मतलब जो फार्मर की डिपेंडेंसी है ना, कि जब वो एक ही क्रॉप के ऊपर डिपेंड है या दो क्रॉप के ऊपर डिपेंड है, जब वो क्या करेगा, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को करेगा, तो वो उनकी डिपेंडेंसी को क्या कर देगा, कम। उसे ये पता चल जाएगा कि इस लैंड से बहुत सारी क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। इट मींस इससे मैं फूड गेन उगा सकता हूँ, कैश क्रॉप उगा सकता हूँ, डे टू डे की अर्निंग भी मैं कर सकता हूँ। तो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाएं, इसीलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ा। फोर्थ इज देयर इज अ नीड, यहाँ जरूरत है टू इंकरेज फार्मर को इंकरेज करने के लिए टू टेक अप कल्टीवेशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप, कि क्या करे, कल्टीवेशन करे ऑफ किसका, वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप, क्रॉप की बहुत सारी वैरायटी को एक साथ, मतलब कि फार्मर को इंकरेज करे कि वो एक साथ बहुत सारी क्रॉप्स की जो वैरायटीज है उनका क्या करे, कल्टीवेशन करे। इवन आज का जो फार्मर है वो इतना मॉडर्न हो चुका है कि वो मल्टी क्रॉपिंग को तो ध्यान में रखता है। सिंगल क्रॉप के अंदर, फॉर एग्जांपल व्हीट है, व्हीट की भी वो डिफरेंट ग्रेड की क्या करता है, फार्मिंग करता है, डिफरेंट ग्रेड की क्या उगाता है, वो राइस उगाता है, डिफरेंट ग्रेड की क्या उगाता है, व्हीट उगाता है, जिससे उसका क्या हो सके, सबसिस्टेंस पर्पस से तो यूज कर ही रहा है, फार्मिंग कर ही रहा है, साथ साथ वो कॉमर्शियल पर्पस से भी क्या कर सके, फार्मिंग कर सके। क्लियर हो गया। तो ये हमारा किसका था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जब उसने क्रॉप प्रोडक्शन का क्या किया है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, अलग अलग किया है। सेकंड क्या है हमारा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का क्या होना है, डाइवर्सिफिकेशन होना है। फार्मर है वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, फार्मिंग एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड है, वो क्या करना चाहता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेना चाहता है। तो अब उसको क्या करना होगा कि अब इस फार्मिंग से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के ऊपर क्या करना होगा, उसे शिफ्ट। तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन को उसने क्या किया था, सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग के ऊपर आया। बट अब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इट मींस प्रोडक्शन तो करेगा, बट वो कहते हैं कि फार्म के अलावा नॉन फार्म प्रोडक्शंस भी तो होना चाहिए। फार्म के अलावा, फार्म प्रोडक्शन मतलब क्रॉप के अलावा कुछ और भी प्रोडक्शंस होना चाहिए। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की साइड क्या हो जाए, वो शिफ्ट हो जाए। मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्म एक्टिविटी टू नॉन फार्म एक्टिविटीज। फार्म एक्टिविटी से कहां शिफ्ट हो जाना, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्म एक्टिविटी फॉर एग्जांपल मैं पहले बता चुकी हूँ, फिशरीज है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर्स है, डेयरी है, ठीक है, उसके बाद स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, फिशरीज और सॉरी माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारी क्या है हमारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। मतलब फार्मिंग एक्टिविटी और क्रॉप प्रोडक्शन से क्या है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर अब इसके बेनिफिट्स के फीचर्स क्या होते हैं, तो क्या फायदा होगा इससे, इट वुड प्रोवाइड अल्टरनेटिव एवेन्यू। ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, अल्टरनेटिव एवेन्यू, दूसरे क्या साधन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, हमारे सस्टेनेबल आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए, एंड वुड रेज द लेवल ऑफ इनकम, और साथ साथ क्या बढ़ा देगा, हमारे इनकम के लेवल को भी इंक्रीज कर देगा। क्योंकि फार्मर
विदाउट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या नहीं कर सकता, अपनी इनकम के लेवल को रेज नहीं कर सकता। जो मैंने डाइवर्सिफिकेशन के टाइम भी आपको बताया था, जब मैंने बेनिफिट बताए थे कि फार्मर की इनकम रेज कब होगी, जब वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से भी क्या होगा, एंगेज होगा। एक फार्मर केवल फार्मिंग एक्टिविटीज से कभी भी अपने इनकम के लेवल को इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि डेली की लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं। उन एक्सपेंडिचर्स को करने के लिए क्या चाहिए, डेली ही इनकम चाहिए, और डेली अर्निंग हमें फार्मिंग एक्टिविटीज को प्रोवाइड नहीं करा पाती, क्योंकि फार्मिंग एक्टिविटीज से तो हमें क्या मिलता है, टाइम पर ही, जब या तो सोइंग या कल्टीवेशन के टाइम में क्या मिलती है, इनकम मिलती है। बाकी टाइम सारे कैसे होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो जो हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड का अल्टरनेटिव हमें प्रोवाइड करवाएगी एंड वुड रेज द लेवल ऑफ इनकम, इनकम के लेवल को इंक्रीज कर देगी। इट मींस फार्मर का जो आउटलुक है, क्या है, फार्मर का जो आउटलुक है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो फार्मर आउटलुक मतलब आज का जो फार्मर है, हम देखते भी हैं आज का फार्मर नहीं रहा है, उसका आउटलुक कंप्लीटली क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, क्योंकि फार्मर ने किसके ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया, किया तो फार्मिंग एक्टिविटी तो कर ही रहा है, साथ साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को भी वो क्या दे रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है। सेकंड इज नॉन फार्म एक्टिविटीज हैव सेवरल सेगमेंट्स। नॉन फार्म एक्टिविटीज के क्या होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे हिस्से होते हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताए भी हैं। सम सेगमेंट ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज प्रोसेस डायनामिक लिंकेज दैट परमिट हेल्थी ग्रोथ। कहता है जो कुछ सेगमेंट्स होते हैं किसके, नॉन फार्म एक्टिविटीज के, पजल्स डायनामिक लिंकेज, जो क्या करते हैं, लगातार लिंकेज होते हैं किसके साथ, परमिट हेल्थी ग्रोथ, जिसके साथ क्या होती है, हेल्थी ग्रोथ होती है। इट मींस ये इकोनॉमिक की, जीडीपी के अंदर भी अपना क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशंस करते हैं। तो यहाँ ग्रोथ तो हो रही है, बट वो ग्रोथ कैसी होगी, हेल्थी ग्रोथ होगी। साथ साथ जब वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को करेगा और भी हमारा साइड्स में क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारी रूरल एरियाज की बिग प्रॉब्लम्स है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो रिमूव हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या होगी, हेल्दी ग्रोथ होगी। क्लियर हो गया। द डायनेमिक सब सेक्टर इंक्लूड्स एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो डायनेमिक सब सेक्टर्स है हमारे, ठीक है, वो इंक्लूड्स करते हैं एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसमें जो एग्रीकल्चर में जो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आती हैं, उनके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, टूरिज्म है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या किया, फार्मर क्या करता है कि फार्मिंग कर रहा है, व्हीट उगा रहा है, साथ साथ उसने क्या कर रखा है, फ्लोर मिल है उसके पास, तो वो क्या करता है, उस व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट कराकर क्या करें, उसको फ्लोर को, जो फ्लोर है उसको क्या पैक करके क्या कर सकते हैं, उसकी भी सप्लाई स्टार्ट कर सकता है। नॉन फार्मिंग के साथ साथ मिले, क्योंकि वो प्रोसेस है वो कहाँ से मिली है, एग्रीकल्चर आउटपुट से मिली है। या फिर हम ये कहें कि जो फास्ट फूड्स की जो भी क्या करते हैं, जो चेन चल रही है, इसे फार्मर्स क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो इनपुट है किसके पास है, वो फार्मर के पास है। क्लियर हो गया। फिर कहते हैं दो सेक्टर which have the potential, जो which have the potential, जो फ्यूचर है, but seriously lack infrastructures। क्या है वो सीरियसली किसमें, लैक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से वो अभी भी क्या इसमें कमी है। एंड अदर स्पोर्ट्स इनटू ट्रेडिशनल हाउसहोल्ड बेस्ड इंडस्ट्री। और स्पोर्ट्स किसमें क्या इंक्लूड होता है, ट्रेडिशनल हाउसहोल्ड बेस्ड इंडस्ट्री, जो किसके ऊपर बेस्ड है, ट्रेडिशनल लुक के ऊपर बेस्ड है, लाइक पोट्री है, क्राफ्ट है, हैंडलूम्स है, सारे किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे ये जो ट्रेडिशनल लुक है उसके ऊपर बेस्ड है। लाइक कॉटन, जूट, हम इसकी क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, इनके यूज काम करके, क्राफ्ट है, हैंडलूम, इसके अंदर क्या कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई कि हमें साथ साथ क्या मिल रहा है, फार्म प्रोडक्ट मिल रहा है, नो फार्मिंग एक्टिविटीज को हम क्या कर पा रहे हैं, इजिली कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ध्यान रखना कि ये दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्रॉप प्रोडक्शन भी जरूरी है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके बिना एक फार्मर का जो आउटलुक है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए आज का जो मॉडर्न फार्मर्स है रूरल एरियाज के अंदर ये जरूरी है कि क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफिकेशन कर दे। और हो भी चुका है कि लोग सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग के ऊपर विश्वास करने लगे। दूसरा प्रोडक्टिव एक्टिविटी, लोग फार्मिंग से नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के ऊपर भी क्या हुए हैं, शिफ्ट हुए। फार्मिंग तो करते ही करते हैं, साथ साथ वो अपना अदर कोई भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के ऊपर बिलीव करते हैं। क्लियर हो गया। तो टॉपिक हमारा यहीं पर क्या होता है, क्लियर होता है।